नमस्कार। आज हम सभी अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास के जो काल हैं उसे छोटे में समझेंगे कि लौह युग का आरंभ यानी कि शुरुआत जो है वो कैसे हुआ। हम सभी पाषाण काल के बारे में पढ़े थे पहले के अध्याय में, जिसे धातु युग या काल में विभाजित किया गया था यानी कि बांटा गया था, जो कि पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण है। यह वो समय था जिसमें लोग पत्थरों पर निर्भर थे, पत्थरों का उपयोग करते थे, जैसे कि औजार आदि में। आप सभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे पत्थरों के जो औजार हैं उनको कैसे उपयोग किया जाता था उस समय। फिर हम सभी पाषाण काल के बाद धातु युग के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले मानव तांबे का प्रयोग किया था, यानी कि सबसे पहले मानव जो है वो तांबे का प्रयोग किया। उसके बाद कांस्य युग आया यानी कि कॉपर युग, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक काल आया, जैसे कि प्राचीन काल, माध्यमिक काल, आधुनिक काल तथा जब प्राचीन युग शुरू हुआ तब हम सभी देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मानव को लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि मानव जो है वो लोहे के बारे में जान जाते हैं, उन्हें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि आर्य तथा वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि मानव लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिए। जैसे कि सभी पढ़े थे कि सबसे पहले जो मानव है वो लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। आप सभी अपनी स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे, यहाँ पे ये लकड़ी के हल हैं। तो मानव जो है वो इसका उपयोग करना शुरू कर दिए थे, जिससे कि कृषि उत्पादन जो है वो कम होता था, यानी कि लकड़ी के हल से जो कृषि उत्पादन है वो कम होता था, ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन बाद में लोहे का फलक लगाने के बाद कृषि उत्पादन बढ़ गया। अब आप सभी देख रहे होंगे ये लकड़ी का हल है, इसमें लोहे का जो है वो फलक लग गया है। तो इसके लगने के बाद क्या हुआ है, जो कृषि का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होने लगा है, बढ़ गया है। लोहे का जो महत्व है वो कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा महत्व कृषि है। तो जब ये फाल लगा, उत्पादन बढ़ गया, तो कृषकों के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। और दूसरी तरफ आप लोहे के औजार को देख रहे होंगे। अब हम सभी अध्याय को शुरू करेंगे और विस्तार से समझेंगे। आप सभी अपने स्क्रीन पर एक बच्चे को देख रहे हैं जिसका नाम प्रभाकर है, जो कि लोहारों को काम करते देख रहा था। और जो लोहार हैं वो छोटी सी बेंच पर कुछ औजार बनाकर, जैसे कि कुल्हाड़ी, हाशिया आदि कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी तरफ प्रभाकर देखता है कि भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसको पीट रहे थे। यह सब देखकर प्रभाकर को बड़ा मज़ेदार लग रहा था। जैसे कि बच्चे या हम सभी कोई चीज़ या वस्तु देखते हैं तो उसके बारे में जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे हो रहा है, इससे क्या बनेगा या क्या होगा आदि। उसी प्रकार प्रभाकर को भी हो रहा था। अब हमें इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है उसे हम सभी देखेंगे। सबसे पहले लोहे के औजार और खेती के बारे में समझेंगे, फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे कि सिंचाई तथा गाँव में कौन रहते थे। उसके बाद नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा, वितरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व और सिक्के का महत्व। फिर नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, शिल्प तथा शिल्पकार और सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु आदि सभी के बारे में पढ़ेंगे तथा हम सभी समझेंगे। सबसे पहले हम लोहे के औजार और खेती के बारे में समझेंगे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। आप सभी देखिएगा कि लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि आज के समय में अधिकतर जो चीज़ें हैं उसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है तथा वो सारी चीज़ें जो हैं लोहे की बनी होती हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ तथा महापाषाण कब्रों में लोहे के जो औजार और हथियार हैं वो बड़ी संख्या में मिले हैं, यानी कि इस समय लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। तभी महापाषाण काल के कब्रों में लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, यानी कि जो हथियार और औजार मिले हैं उससे साबित होता है कि उस समय जो है लोहे का उपयोग शुरू हो गया। लोग उस समय लोहे का उपयोग करते थे, जिसके बारे में हम सभी अध्याय 4 में भी पढ़े थे। आगे हम देखेंगे कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसका मतलब यह है कि 3000 साल पहले लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, यानी कि लोग लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। तथा जैसे जैसे लोहे का उपयोग बढ़ा तो देखा गया कि 500 साल में लोहे का जो
प्रयोग है वो और अधिक मात्रा में होने लगा, जैसे कि जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल आदि शामिल है, जो कि हम सभी अध्याय 5 में पढ़े थे कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। जो कृषि उत्पादन है वो काफी बढ़ गया था लोहे के फाल से। अब हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई के बारे में समझेंगे। आप सभी देखिए, यहाँ पर समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि पहले शहर नहीं होता था। शहर तो काफ़ी सालों बाद बसना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ तथा कंपनियों आदि से इनकम आना शुरू हुआ। लेकिन पहले गांव ही होता था और कृषि मुख्य साधन था इनकम का, इसलिए गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि अगर किसी चीज़ को चलाना है तो उसके लिए इनकम या कोई ना कोई चीज़ चाहिए उसको चलाने के लिए। अब आप सभी देखिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए इनकम या कोई ना कोई चीज़ चाहिए होता था, ठीक है। तो अभी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हुए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, कृषि ही मुख्य साधन था इनकम का, इसलिए उस समय जो राजा वगैरह होते थे उनके लिए कृषि मुख्य साधन साबित हुआ अपने राज्य वगैरह चलाने के लिए, क्योंकि कृषि ही एकमात्र इनकम का स्रोत था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो कि बहुत कारगर साबित हुए, जिसे हम सभी पिछले अध्याय में पढ़े थे। आप सभी यहाँ पे देखिएगा कि जो सिंचाई थी वो भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई, क्योंकि नए नए तरीके अपनाए गए जो कि बहुत ही उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृषि जलाशय भी बनाए गए। मतलब कि 3000 या 2500 साल पहले मानव सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर नहीं रहता था, क्योंकि वर्षा ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, इसलिए उस समय जो मानव है सिर्फ वर्षा पे निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि प्राचीन काल में लोग खेती के लिए पानी संग्रह, नहर, कुएं तथा कृत्रिम जलाशय आदि बनवाए थे, जिससे कि उन्हें पानी प्राप्त हो सके और कृषि में रुकावट ना आए, वो कृषि अपना कर सके। आप सभी इस चार्ट को समझकर सॉल्व कीजिएगा। अब हम सभी गाँव में कौन रहते थे यह समझेंगे। इस उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश जो गांव थे 2300 साल पहले, वहां पर कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब हम देखेंगे ये 3 तरह के लोग कौन कौन रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल तथा साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर को दास कैडिसियार और अदिमई कहा जाता था, तथा देश के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। और यहाँ पर देखा गया है कि एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम भोजक का बेटा ही ग्राम भोजक बनेगा, यानी कि पिता से पुत्र, पुत्र से उसके पुत्र में, यानी कि ये अनुवांशिक होता है ना, वंशानुगत ये चल रहा था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर देखा गया है कि गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी कि जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी, तथा प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, क्योंकि ये काफ़ी प्रभावशाली होते थे, इनका दबदबा होता था। और जो लोग कर नहीं देते थे उन्हें दंड यानी कि सजा देकर जबरदस्ती भी करते थे, तथा ये कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। यानी कि देखिए आप सभी, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम करते थे, तो इनका जो है चारों तरफ दबदबा बना हुआ था। ये लोगों को डरा कर, धमका कर, ये सारी चीज़ें करके लोगों पे दबाव बनाकर ये कर वसूलते थे। तो ये सारी चीज़ें राजा को पता थी कि इनका जो बात है वो सभी डर से मानते थे, और एक तरह से देखा जाए तो ये राजा के लिए सुविधाजनक साबित हुआ कि उनको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था और उनके पास जो है कर आसानी से आ जाता था। आगे हम देखेंगे कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिनको गृहपति भी कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, यानी कि भूमिहीन थे, उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जो दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे, यानी कि अपना जीवन चलाते थे। तथा अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यहाँ पर काम के आधार पर जाति को बांटा गया था, यानी कि जो
जैसा काम करता था उसकी वो जाति हो जाती, यानी कि जो जैसा काम करेगा काम के हिसाब से उसकी जाति बटी हुई थी और उसका पहचान जो है उस काम के आधार पर ही बांटा गया था। अब हम सभी प्राचीनतम तमिल रचनाएं को समझेंगे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, यानी कि इसे संगम साहित्य कहा गया है। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। आप सभी मानचित्र 7 में पृष्ठ संख्या 105 में देखिएगा कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए गए हैं, यानी कि गाँव के जो नामों को उल्लेख किया गया है उसे इस संगम साहित्य में देखा गया है। अब हम नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व के बारे में समझेंगे। आप सभी जातकों के बारे में सुने थे। ये वो कहानियां हैं जो कि आम लोगों में प्रचलित, जैसे कि आम लोग एक दूसरे से कहानियां कहते हैं, जैसे कि हम सभी एक दूसरे से कहानियां कहते हैं उसी प्रकार, तथा बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। यहाँ पर एक जातक की कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन व्यक्ति किस तरह से अपने दिमाग का उपयोग कर अपनी चतुराई से धीरे धीरे धनी बन जाता है, यानी कि वो अपना दिमाग लगाकर कैसे धनी बन गया। अब हम आगे समझेंगे प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में। हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है, जैसे कि शहरों, गाँव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि उस समय कैसे क्या था, और इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे, यानी कि लोग आते जाते उसे देख सके कि उस समय का कैसे क्या जीवन था और उस समय के मानव के बारे में समझ सके कि उस समय का जो मानव थे वे कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये सारी चीज़ें, इसलिए इसे प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था। अब आप सभी यहाँ पे देखिएगा नीचे, आप सभी ये नीचे देखिए, सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित सांची का जो स्तूप है उसकी मूर्ति का ये नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है, यानी कि जो शहर का जीवन है उसके बारे में दिखाया गया है। इसे मैं अध्याय 11 में विस्तार से सांची के बारे में पढ़ाऊंगी। अब आप सभी यहाँ पे देखिए, दिल्ली में मिला वलय कूप। ये जो है वो वलय कूप है जो कि दिल्ली में मिला है। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, यानी कि बहुत सारे जो शहर थे वो महाजनपदों की राजधानी थे, जैसे कि हम सभी पढ़े थे। इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसा कि आप सभी ऊपर चित्र में देख रहे हैं। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय यह वलय कूप लोगों के घरों में होते थे, यानी कि ये जो वलय कूप है वो लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, यानी कि ये जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, यानी कि जो अवशेष बचे होंगे उसे भविष्य में जो पुरातत्वविद हैं उसे खोजेंगे, उसे पता करेंगे कि कैसे क्या था। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है, यानी कि जहाँ जहाँ वो पत्तनों पे गया है उस सब के बारे में वो लिखा है। मानचित्र 7 जो कि पृष्ठ संख्या 105 में है, भरूच, उसे ढूंढिएगा आप सभी। अब उसके बारे में दिए गए वर्णन को हम सभी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सभी बेरी गजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी के बारे में समझेंगे। भेरी गजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था, यानी कि जो समुद्र से आते थे लोग उसके लिए ये नाव चला पाना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। राजा द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों ही यहाँ जहाज चला सकते थे, क्योंकि उनको जहाज चलाने की अनुभव होता था, उसके बारे में उन्हें पता होता था। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था, यानी कि बेरी गाजा में इन सब चीज़ों का आयात होता था।
हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यानी कि इन सभी चीज़ों का आयात और निर्यात होता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। अब हम देखते हैं कि वो विशेष उपहार क्या है। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ये सारे जो है राजा के लिए विशेष प्रकार के उपहार लाए जाते थे। यहाँ पे हम सभी आहत सिक्के के बारे में समझेंगे। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोले होते थे। यानी कि जो आयत सिक्के हैं वो आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह थप्पे से बनाए जाते थे। यानी कि ये जो सिक्का है उन पे थप्पों से चिन्ह बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे। यानी कि उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में ये जो सिक्के हैं वो पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ये जो सिक्के हैं वो ईसा के आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे। अब हम सिक्के के बारे में समझेंगे। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग यानी कि प्राचीन युग के हजारों सिक्के मिले हैं, जिसमें सबसे पुराने जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल तक चले। इसका चित्र आप सभी देखिए। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया। यानी इन पर आकृति देने के लिए थप्पे मारे जाते थे, जिसे उस आकृति का चिन्ह इन सिक्कों पर छप जाए। आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे सिक्कों को, इसे ही आहत सिक्के कहा जाता था। अब हम विनिमय के अन्य साधन को देखेंगे। इस कविता को आप सभी पढ़िएगा। इस कविता में क्या बताया गया है वो मैं आप सभी को बताऊंगी कि संगम साहित्य में वर्णित कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। यानी कि वस्तु के माध्यम से आदान प्रदान होता था। आप सभी इसे पढ़िएगा। आगे हम नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र के बारे में समझेंगे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से जो एक मार्ग यानी कि रास्ता था वो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर तथा दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। यहाँ पर आप सभी देखें कि दो रास्तों की बात की गई है, जिसे पता चलता है कि कौन से रास्ते से कहाँ जाना था। यही कारण है कि मथुरा उस समय महत्वपूर्ण नगर रहा है। यानी कि इसके महत्वपूर्ण होने का यही कारण बताया गया है। आगे हम देखेंगे कि शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी तथा इसमें अनेक यानी कि बहुत सारी मंदिर थी और आसपास के किसान तथा पशुपालक जो थे वे शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। यानी कि उनके लिए भोजन इकट्ठा करते थे। मथुरा जो है वो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। यहाँ पर मूर्ति बनाई जाती थी तथा यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, क्योंकि मथुरा भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पर कृष्ण भक्ति को भी देखा जाता है। आगे हम देखेंगे कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। यानी कि जो मथुरा है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है तथा यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, यानी कि जो मथुरा में मिला है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं। यानी कि ये सभी लोगों के उल्लेख जो हैं वो मिले हैं। अब हम उत्तरी काले चमकीले पात्र के बारे में समझेंगे। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे ताकि वो अच्छे से हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी।
इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी, यानी कि शीशे की तरह ही चमकती थी। अब हम सभी शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में समझेंगे। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, यानी कि नगरीय पुरा स्थलों से आप सभी देखिएगा कि बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। और इसे उत्तरी काले चमकीले पात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे उत्तरी चमकीले पात्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज़्यादातर जो है उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इसे उत्तरी चमकीले पात्र कहा गया है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं, यानी कि जो अन्य दूसरे शिल्प हैं उनके अवशेष नहीं बचे हैं। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, यानी कि कपड़ों के जो प्रसिद्ध केंद्र थे वो वाराणसी और मदुरै थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे, यानी कि इन कपड़ों को बनाने वगैरह में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अब हम देखेंगे कि अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी जो थे वे अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग, यानी कि शिल्पकार की श्रेणी अलग थी और व्यापारी की श्रेणी अलग थी। तथा शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का विवरण करना था, यानी कि ये सारे काम जो हैं वो शिल्पकारों का था। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थीं वो व्यापार संचालन का कार्य करती थी, यानी कि व्यापारियों की जो श्रेणियां थी वो व्यापार संचालन का कार्य करती थी। आगे हम देखेंगे कि जो श्रेणियां होती थी वो बैंकों के रूप में काम करती थी तथा जहां पर लोग पैसे जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। जैसे कि आप सभी आजकल देखते हैं और सुनते हैं, लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी न किसी क्षेत्र में, वैसे ही पहले लोग श्रेणियों में पैसे को इन्वेस्ट करते थे तथा उससे मिले लाभ का जो कुछ हिस्सा होता था उसे जमा करने वाले, यानी कि जो जमा करते थे उनको लौटा दिया जाता था या फिर उसे मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था ताकि धार्मिक कार्यों में उसका उपयोग किया जा सके। आगे हम सूत काटने और बुनने के नियम के बारे में समझेंगे। इसमें अर्थशास्त्र के नियम का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि पदाधिकारी के देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती थी, जिसमें महिलाएं काम करती थीं तथा उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। गलती करने पर उन्हें कड़ी सजा भी दी जाती थी। इन सभी के बारे में बताया गया है, यानी कि जो महिलाएं हैं वो इन कारखानों में काम करती थी और किसी भी तरह से गलती हो जाती थी उनसे तो उन्हें बहुत ज़्यादा कठोर सज़ा भी दिया जाता था। उन पे बिल्कुल मतलब होता है ना निगरानी रखना, वैसे रखा जाता था। इसे आप विस्तार से पढ़िएगा, अच्छी कहानी है। अब हम सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेणु के बारे में समझेंगे। मानचित्र 7 जो कि पेज नंबर 105 में अरिकामेणु जो पुदुचेरी में है उसे आप सभी देखिएगा तथा पेज नंबर 88 में हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेणु एक पतन था तथा यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे और ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो, यानी कि ईंटों से बने जो बनावट हैं उसे देखकर लगता है, यानी कि जो सामान आते थे उसे रखने के लिए उपयोग में लाया जाता होगा। यहाँ आप सभी देखिएगा कि अरिकामेणु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र यानी कि बर्तन भी मिले हैं जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, यानी कि इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ लिक्विड रखे जाते होंगे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे थे, मतलब कि पात्रों को हाथ लगाने की ज़रूरत होती थी जिसे पकड़कर ले जाया और लाया जा सके, इसलिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं तथा इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो बर्तन और मुहर है वो इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया है जिसका नाम एरेटाइन पात्र है। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि कोई शहर या जगह है और वहाँ के व्यक्ति या उस जगह का कोई कहानी या इतिहास होता है तो उसके नाम से ही वो जगह प्रचलित हो जाता है।
जैसे अयोध्या, राम जी की कहानी उनके जन्म से प्रचलित है। आगे हम देखेंगे कि जो मुहर लगे सांचे होते थे उस पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इसका अर्थ यह है कि किसी चीज को सांचे में डाला जाता है तो वो उसी रूप में बन जाती है, यानी कि किसी भी चीज को सांचे में डाला जाएगा वो उसी का रूप ले लेती है। यहाँ पर कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन यानी कि बनावट रोम का था, लेकिन वे यहीं बनाए जाते थे, यानी कि ऐसा लगता था कि वो रोम का बना हुआ है, लेकिन वो रोम का बना हुआ नहीं होता था। तथा यहाँ पर रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो कि संभवतः माना गया है कि कपड़े के रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरें जो थी उनसे मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पे आप सभी अभिलेख के मिट्टी के बर्तन के बारे में देखिएगा। कई बर्तनों पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ये जो ब्राह्मणी लिपि है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा गया है। अब अंतिम में हम अन्यंत्र समझेंगे। मानचित्र 6 जो कि पृष्ठ संख्या 76 पे है, उसमें आप सभी रोम को ढूंढिएगा। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, यानी कि जब गंगा का मैदान का शहर बस रहा था तब इसका विकास हुआ। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, यानी कि जो रोम है वो बहुत बड़ा साम्राज्य का राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो ऑगस्टस थे। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर बनवाया, यानी कि वो बोलता है कि रोम का जो विकास है, एक तरह से देखा जाए तो वो बताता है कि रोम का जो विकास है वो मैं किया हूँ, उसको आगे मैं बढ़ाया हूँ। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी, यानी कि जो लोग आए हैं उनको बैठने के लिए जगह बनाई गई थी जो कि सीढ़ीनुमा थी, मतलब लोगों की सुविधा के हिसाब से। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए। यहाँ स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे कि स्त्री जो है इस समय जाएगी और पुरुष इस समय जाएंगे, जिससे कि किसी तरह से कोई समस्या ना हो, इसलिए समय निर्धारित किया गया था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। यानी कि जो बड़े बड़े जलवाही सेतु हैं उनको मतलब कि सुविधा के हिसाब से लेकर आया जाता था, जिससे कि पानी मतलब उपलब्ध हो सके आसानी से। इस प्रकार से आज का जो हमारा अध्याय था वो समाप्त हुआ। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।